हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में फाइनली बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के बारे में। और इसने जो अपनी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ, उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। जिसमें देखिएगा ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें निकाली गई है मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा ना 2021-5। देखिएगा ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट कब से होंगे और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि क्या रखी गई है, तो रखी गई है 3 अगस्त 2022। ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के साथ बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि भी यहाँ पर कितनी है, 24 अगस्त 2022 रखी गई है साथियों। इसी के साथ बात करें यूपी की इस परीक्षा की, तो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि, ये आपको ध्यान रखना है। आवेदन की संशोधन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 31 अगस्त 2022 रखी गई है। तो तीनों की तीनों डेट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीनों की तीनों डेट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देख लीजिएगा इसमें इस विज्ञापन की इंपॉर्टेंट बातें क्या इसमें रखी गई है। देखिएगा विशेष कथन इसमें कहा गया है, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 24 अगस्त 2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट तौर पर जो है आपसे कह दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 24 अगस्त तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की इस वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आपको इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे हम। देखिएगा इस वैकेंसी में कुल पोस्टें जो निकाली गई है मुख्य सेविका की, वो निकाली गई है 2693 पोस्टें। मुख्य सेविका की जो है वो पोस्टें निकाली गई है। आवेदन कब से स्टार्ट होंगे मैंने आपको बता दिया है। आवेदन शुल्क कब जमा करवाना है, कब इसमें संशोधन करवाना है, सारी जानकारी आपको मैंने पहले ही दे दी है ना। इसके बाद बात करें, देखिएगा मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि टेस्ट पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम अथवा नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है ये विषय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है तो बिल्कुल आपको इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। वही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2021 के एग्ज़ाम दिया था। चलिएगा, नेक्स्ट पर बात करेंगे। परंतु यहाँ पर कहा गया है ये कि जब तक आयोग इस तरह के जांच अधीन औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग में चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिएगा आवेदन ऑनलाइन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर दी गई है। देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सूचना दी गई है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भाई अगर आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। किसी भी प्रकार से स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से आपको जो है, अगर आप ऑनलाइन के अलावा किसी भी प्रकार से किसी भी मोड में आप अप्लाई करेंगे तो आपका आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको जो है ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फाइनली वहाँ जाकर भी आप जो है
इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चलिएगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आवेदन की प्रक्रिया आप समझ लीजिएगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़े और भली भांति समझ ले कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य यानी कि शैक्षणिक योग्यता योग्य है नहीं या नहीं है, अन्य अर्हताएं निर्धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षणिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ करें। पहले ये जान लीजिएगा कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के योग्य है या नहीं है ना। इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। आते अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक भली भांति पढ़कर समझ ले, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। आवेदन प्रक्रिया का निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं ताकि आपका आवेदन सुरक्षित और सही प्रकार से हो सके। तो सबसे पहले निर्देशों को देख लेते हैं। पहला है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन एप्लीकेंट लॉगिन आपके पास होना चाहिए। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दो जो पीईटी 2021 है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए। प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने से संबंधित विवरण व श्रेणी कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पर दे रखा है, ओटीपी के माध्यम से भी जो है आप अभ्यर्थी जो है वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इन दोनों माध्यमों से आप जो है इसमें आप लॉगिन कर सकते हो। आवेदन देख लीजिएगा, आवेदन किस प्रकार से आपको करना है। आवेदन की प्रक्रिया भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। देखिएगा, यहाँ कहा गया है लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम है, पिता पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी है अथवा नहीं है होने से संबंधित विवरण भी आपको देना होगा। श्रेणी आपकी क्या है, ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण आपको देना होगा। जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित वहां पर हो जाएंगे जब आप इसमें लॉगिन करोगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरण भरना होगा और अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस अथवा नो विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको देना होगा, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। पॉइंट नंबर 3 है, अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पढ़ ले और तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आप आवेदन करें, अन्यथा आपका आवेदन जो है वो निष्कासित कर दिया जाएगा, आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। 14 पॉइंट में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज के नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फॉर सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण भी आपको दिखाई देगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर ले जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जाएगा। यानी कि जब आपका फॉर्म अंतिम रूप से आप भर दोगे उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप इसकी प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। जो प्रिंट आउट आपको सुरक्षित रखना है जो कि आपको बाद में काम आएगी। चलेगा, ये आपको आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे फोटो और सिग्नेचर की, किस प्रकार से आपको सिग्नेचर और फोटो लगाने हैं। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो, देखिएगा पहले आपने जो पीईटी 2021 में अप्लाई किया था उस समय जो आपने फोटो लगाई थी और उसी समय जो आपने हस्ताक्षर किए थे वो प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत यानी कि अपने अभ्यर्थी अपना फोटो और हस्ताक्षर देखने के बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अपने पृष्ठ पर चले जाएंगे। अगला अन्य विवरण में आपको देख लीजिए, इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो
के संबंध में यस नो विकल्प को चुनना होगा। और इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा से सहमत होना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये घोषणा में क्या कहा गया है इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके अपने पर अंदर जो है पूरा डाउट ना रहे। घोषणा में कहा गया है, आज इस घोषणा को आपको क्या करना है, वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की है कि यह घोषणा पत्र की अंतर वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले तथा यदि घोषणा पत्र से सहमत हो तो सभी बिंदुओं को टिक करते हुए नीचे दिए गए वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर सेव एज प्रोसेस करना होगा। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबंधी अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों विवरणों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दिशा अभ्यर्थी द्वारा प्रोसेस और पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी। चलिएगा, आगे की प्रक्रिया आप क्या रहने वाली है, फीस का भुगतान आपको किस प्रकार से करना है। देखिएगा, अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान जो है वो इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने इसी मोड में आपको जो है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो आपके पास, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई ई चालान के माध्यम से भी आप कर सकते हो, और किसी भी माध्यम से आप इसमें अपना आवेदनशील फीस का जो भुगतान नहीं करना है, किसी माध्यम को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यानी कि पीएआर जनरेट होगी, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ प्रोसेस टू डाउनलोड एंड प्रिंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर सकता है तथा उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल ले, जो कि आपको बाद में काम आएगा। चलेगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है परंतु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी होम पेज पर जाइएगा और एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। यानी कि ये कह रहा है कि यदि आपने फीस का भुगतान कर दिया, ठीक है, अब भुगतान करने के बाद आपकी कोई प्रिंट आउट जो है वहाँ पर नहीं निकल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधे होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद आपको एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें। थर्ड है, ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थियों को एसबीआई का ई चालान डाउनलोड कर एसबीआई की किसी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा एप्लीकेट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से ई चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट कह रहा है, चौथा पॉइंट में है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अवश्य निकालें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाला जा सकेगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं जो आपको आप पढ़ लेनी है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटों की ओर रूबरू करवा रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो और आपको भी पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए शॉर्ट वाइज। ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क सर आपको कितना देना होगा इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो ये रही श्रेणी आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, और ये रहा शुल्क का भुगतान आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। सबसे पहले है अनारक्षित और सामान्य आवेदन शुल्क 0 है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है, बाकी ये भी 25 है यहाँ पर। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क नहीं है, बाकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 25 25 25, सारों की 25 25 25 प्रकार से होने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और किन किन को यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं, अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान होगा। आप ये देख लीजिएगा, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, देखिएगा फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी है। अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत
उसका प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करके अवश्य प्राप्त कर ले। अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है, तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट होम पेज पर जाकर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र को प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। भाई नोट यहाँ पर कह रखा है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन विज्ञापन की निर्धारित तिथियों तक अवश्य सुनिश्चित कर ले। आवेदन पत्र में संशोधन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा आवेदन पत्र में आपको संशोधन का भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। बिना आवेदन शुल्क जमा किए आप अपने आवेदन में जो है संशोधन नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेट डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थियों की संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तो उसके बाद अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल पर एक OTP जाएगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आप आसानी से संशोधन कर सकते हो। ठीक है, अब संशोधन में क्या क्या आपका किया जा सकता है देखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किन किन चीज़ों में जो है आप संशोधन कर सकते हो, नाम की वर्तनी में अगर गलती की है तो उसमें संशोधन कर सकते हो, पिता या पति के नाम में वर्तनी की गलती उसमें संशोधन कर सकते हो, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी उसमें आप संशोधन कर सकते हो, जाति श्रेणी जैसे सामान्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, लिंग में आप चेंज कर सकते हो। उसके साथ जो है आवेदन आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण भी आप चेंज कर सकते हो। विशेष नोट यहाँ पर देखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 3/2021, 324, 2021, 65, 3/2021, 78, 99 TC दिनांक 30/7/2021 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा वो में दिव्यांगजन को समूह क ख ग एवं घ में 4% क्षेत्रीय आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को संशोधित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद पदों का विवरण यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पदों का विवरण आप जो है आसानी से देख लीजिएगा भाई, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि अब सारा पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। क्षैतिज आरक्षण का विवरण भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, आपको सब कुछ इसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंटों को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, सारणी फर्स्ट में उल्लेखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करनी अनिवार्य है, ये तो सबको याद है। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पृष्ठहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 के अनुसार अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। अधिमानी अर्हता क्या रहेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो, उसके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र उसके पास रखा हो, है ना। आयु सीमा देख लीजिएगा, आयु सीमा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आयु सीमा जुलाई देखिएगा। मुख्य सेविका के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, यानी कि न्यूनतम है 21 वर्ष, अधिकतम है 40 वर्ष। तदनुसार आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2022 को आधार मान करके की जाएगी। अब आप अपनी आयु का अंदाजा भी लगा सकते हो, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी इनको भी छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, आयु सीमा में ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसको पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से। चयन का आधार आप देख लीजिएगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से आपका चयन होने वाला है। तो इसमें देखिएगा चयन जो है वो आपका किस प्रकार से आपका होगा,
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम भी आपको इसमें पढ़ लेना है। देखिएगा, आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है, इस पर यथा समय प्रत्यक्ष प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप समय समय पर इसको चेक करते रहिएगा, और बाद में जब इसका जो पाठ्यक्रम इस पर अपलोड किया जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद देखिएगा, लिखित परीक्षा संबंध में विशेष नोट भी यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश भी यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है, ताकि आपका हर डाउट जो है वो क्लियर हो सके। सबको अच्छे से पढ़ना है ना। ये देखिएगा, आपके अच्छे से सबको इसको सभी को देखना है। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको जानने बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने आप सभी को जो है आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिए। बाकी ये जो है आपको सब कुछ वहाँ पर अपनी स्थिति के अनुसार वहाँ पर दिख जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी साथियों एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी, जो कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब इसमें आपको हर पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट आपके अंदर रह जाता है तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा, या मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों, मिलता है नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैवी नाइस डे।